नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच आज पीएम मोदी ने यहां तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो किया और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच 11 जिलों में चलेगी। इसके साथ ही पीएम ने वाटर मेट्रो की सौगात भी केरल राज्य को दी। साथ ही पीएम ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क के साथ कई रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत के विकास का वाइब्रेंट स्पॉट आज पूरी दुनिया मान रही है और इन विकास परियोजनाओं से केरल की प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों चुनाव को लेकर कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक के बागलकोट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार भाजपा की है तो दूसरी तरफ रिवर्स गियर सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आती है तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, पारिवारिक राजनीति और दंगे हमेशा चरम पर होंगे। शाह ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने के लिए नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को पीएम मोदी के हाथों में सौंपने के लिए है। सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने सख्ती दिखाई और कहा कि बेवजह की बातें न करें। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान की कश्मीर को फिर से की गई टिप्पणी पर कहा कि वे ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेंगे। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर लताड़ लगाई है। दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा के अपने समकक्ष के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बड़ा हमला करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बेहद मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। साथ ही जयशंकर ने बताया कि भारत और पनामा के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। साथ ही भारत के फार्मास्यूटिकल्स को पनामा में भी स्थापित करने को लेकर भी वार्ता हुई। आज पूरा देश आदि शंकराचार्य की जयंती मना रहा है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका आदि शंकराचार्य की मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने सनातन परंपरा को एक सूत्र में जोड़कर रखने के लिए देश के 4 धामों में मठों की स्थापना की थी। महज 8 वर्ष की उम्र में इन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिसे लेकर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदि शंकराचार्य जी के ज्ञान और तर्क की नींव पर हमारी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई। वेदोक्त सनातन शाश्वत जीवन दर्शन एवं धर्म में उनका स्थान निश्चित सर्वोपरि है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के 2018 से 2021 बैच के अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अधिकारी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वे देश के वित्तीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवा सिविल सेवकों से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के साथ संविधान के मूल्य को बनाए रखने की आशा की जाती है। उन्होंने लोक सेवकों को लोक कल्याण और देश के समावेशी विकास के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। आज नई दिल्ली में भारत को सक्षम बनाने वाले दूसरे चरण के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई कॉमर्स को भारत के विकास के इंजन के रूप में बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही कहा कि ई कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के दबदबे के कारण समस्या पैदा हो रही है। ई कॉमर्स भारत के केवल 3 से 4% खुदरा व्यापार को प्रभावित करता है। पीयूष गोयल ने कहा कि लेकिन नीति निर्माताओं को इसके बारे में सोचना होगा और इसका समाधान भी खोजना होगा। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ एनआईए आज सुबह से दबिश दे रही है। एनआईए ने यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की 17 लोकेशन पर छापेमारी की है। जांच एजेंसियों को विशेष इनपुट मिला था कि अभी भी पीएफआई संगठन गैर कानूनी काम कर रहा है। इसके बाद एक साथ एनआईए की कई टीमों ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष सितंबर में अधिसूचना जारी कर पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई पर आईएसआई जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने, आतंकी फंडिंग व हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष में ब्राह्मणों के लिए बड़ी घोषणा की है।
आज भोपाल में भगवान परशुराम से जुड़े एक समारोह को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करेगी और कक्षा 8 तक के राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम पर पाठ शामिल करेंगी। इसके अलावा संस्कृत एवं हिंदू धर्म से जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी घोषणा की और कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आपने पिछले 9 वर्षों में भारत की तस्वीर बदलते देखा है। बदलता हुआ भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नौकरी मुहैया कराने समेत आंतरिक आतंकवाद को हमने खत्म किया है। भारतवासियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। सीएम योगी ने कहा कि पहले भाई भतीजावाद यूपी में चलता था। डबल इंजन की सरकार ने 54 लाख सरकारी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 10 करोड़ लोग यूपी में आयुष्मान योजना के तहत कवर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें चुनावी साल में प्रदेश में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए 45 दीनदयाल रसोई केंद्र खोलने को स्वीकृति दी गई है। यह रसोई केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और छिंदवाड़ा सहित अन्य शहर में खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण लिया गया। तो वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश किसानों को क्षतिपूर्ति की अधिकृत राशि देने वाला देश का पहला राज्य है। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की वार्षिक तबादलों के लिए तबादला नीति जारी कर दी है। अब शिक्षकों के तबादले 5 जोन में किए जाएंगे। जोन 1 से लेकर 3 तक में न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जोन 4 में 2 वर्ष और जोन 5 में 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। हालांकि जो कर्मचारी जोन 3 से 5 में अपना तबादला नहीं चाहते हैं, उनके लिए कार्यकाल लागू नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। वहीं सभी तबादले ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर पोर्टल से किए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट आगामी 6 महीने के लिए भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर 10,000 से अधिक भक्त मौजूद थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां नहीं पहुंच सके। तो वहीं आज पौराणिक परंपरा के अनुसार सुबह 6:15 पर मंदिर के मुख्य कपाट खोल दिए गए। इससे पूर्व सुबह तड़के केदार बाबा की पंचमुखी मूर्ति का श्रृंगार किया गया, भोग लगाया गया व पूजा अर्चना की गई। देश में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 6,660 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 9,213 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसी के साथ अब भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 63,380 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में रिकवरी दर 98.67% दर्ज की गई है। भारत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए पिछले 1 वर्ष में बड़े सुधार किए हैं। इस मामले में अब वह सिंगापुर को टक्कर दे रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जारी वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग में भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। वहीं 17 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 14वें में से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर काबिज है। यह रैंकिंग उन देशों को दी जाती है जहां अगले 5 साल में कारोबारी माहौल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा। आईपीएल 2023 के बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई की ओर से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की घोषणा की गई है। WTC का फाइनल मुकाबला 7 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। बीसीसीआई की ओर से जिस टीम का ऐलान किया गया है उसमें रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सोमवार देर रात एक पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं, वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका स्वात घाटी के कबाल थाने में हुआ, जिससे इमारत ध्वस्त हो गई। कई लोग मलबे में दब गए हैं, जिसे लेकर खैबर प्रांत में पुलिस महानिरीक्षक अख्तर हयात खान ने बताया कि इस घटना के बाद पूरे प्रांत में सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच आर्थिक संकट का सामना कर रहा पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। जियो न्यूज ने बताया कि एडीबी के वार्षिक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 40 देशों को प्रदान किए गए 31.8 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज में से पाकिस्तान को 5.58 अरब डॉलर का कर्ज मिला, जो सबसे ज्यादा है।